आप लोग अपनी स्क्रीन पर एक कॉपी देख रहे हैं और ये कॉपी है अरविंद प्रताप सिंह की और 2017 की यूपीएससी सिलेक्टेड है और इनकी रैंक थी 161वीं। हिंदी मीडियम से थे और मैं आप लोगों से हमेशा कह रहा हूँ कि निबंध के पेपर को भी आप लोग गंभीरता से लीजिए, गंभीरता से इसकी तैयारी कीजिए। 250 नंबर का रहता है ऐसे का पेपर और इसमें आप लोगों को 2 निबंध लिखने होते हैं 1000 से 1200 शब्दों में प्रत्येक निबंध आपका। और बहुत सारे लोगों की अगर आप लोग मार्कशीट देखेंगे, नंबर देखेंगे ना, तो निबंध में आप लोगों को 30 नंबर भी देखने को मिलेंगे 250 नंबर में से। और जिन्होंने गंभीरता से तैयारी की है, प्रैक्टिस की है, उनके आप देखिए 160 नंबर 170 नंबर देखने को मिलेंगे। और ये यूपीएससी में आप देखिए रैंकिंग में एक एक नंबर आपको नीचे ऊपर पहुंचा सकता है। तो इसकी तैयारी आपको गंभीरता से करनी चाहिए और गंभीरता से इस पेपर को लेना चाहिए। तो इनकी कॉपी को हम लोग देखते हैं और आप लोग शुरुआत कर सकते हैं निबंध लिखने की इनकी कॉपी को देखकर, इनके फॉर्मेट को देखकर। पहले तो आप सभी जानते हैं निबंध में कोई बंधन नहीं होता है, आपको अपने विचार लिखने होते हैं और निबंध का अलग से कोई सिलेबस भी नहीं है। अगर आप लोग इसका सिलेबस देखें ना तो इसमें लिखा हुआ है साफ साफ, उम्मीदवार को विविध विषयों पर निबंध लिखना होगा। उनसे अपेक्षा की जाएगी कि वे निबंध के विषय पर ही केंद्रित रहें तथा अपने विचारों को सुनियोजित रूप से व्यक्त करें और संक्षेप में लिखें। प्रभावी और सटीक अभिव्यक्ति के लिए अंक प्रदान किए जाएंगे। समझ रहे हैं आप लोग? आपकी तैयारी निबंध की कहाँ से होती है? जी के जी ऐसा आप लोग पढ़ते रहते हैं, जो सामान्य मुद्दे रहते हैं उन पर आपकी एक सामान्य जानकारी रहती है, सामान्य समझ रहती है। और जो आप लोग संसद टीवी देखते हैं उसे फॉलो करते रहा करिएगा। कहीं किसी मुद्दे पर कोई डिबेट हो रही है उसे भी सुनते रहा करिएगा आप लोग। और कहीं कोई प्रभावशाली कोर्स मिल रहा है उस टॉपिक से जुड़ा हुआ है निबंध लिखने के लिए हो, तो उस कोर्स का उपयोग आप लोग कर सकते हैं। और कहते हैं कि निबंध केवल आपकी तथ्यात्मक ज्ञान की परीक्षा नहीं होती है, यह आपकी रचनात्मक आविष्कारशील भावना और विचारों को उत्पन्न करने की क्षमता की परीक्षा होती है। तो विषय पर केंद्रित ही रहना है, जो भी आप लोग विषय चुन रहे हैं ना निबंध के लिए उसी पर केंद्रित रहना है, उसी के आसपास आपको लिखना है, भटक नहीं जाना है। और जब भी आप लोग निबंध लिखना शुरू करते हैं तो इंट्रो उसकी रहती है, तो 5 से 7% आप में 1000 से 1200 शब्दों में से इंट्रो आपको दे देनी चाहिए। मेन बॉडी रहती है 86 से 90% आप लोग दे सकते हैं। लास्ट में आप देखते हैं कि निष्कर्ष कंक्लूजन देखते हैं ना, उसमें 5 से 7% कर सकते हैं। और जब भी आप लोग निबंध लिख रहे हैं तो बैलेंस बनाकर लिखा करिएगा। पैराग्राफ में निबंध लिखना है। और कहते हैं ऐसा कि सभी विषयों का किंग होता है निबंध, किंग मेकर की भूमिका निभाता है निबंध। और कहीं देखिए कोई कोट्स मिल रहा है, कोई स्टेटस, आपको कोई पंक्तियां मिल रही तो उसे नोट कर लिया करिएगा। मान लीजिए कि महिलाओं की स्थिति के बारे में आप लोग निबंध लिख रहे हैं, शिक्षा पर आप लोग निबंध लिख रहे हैं, गरीबी पर आप लोग निबंध लिख रहे हैं, तो उसके बारे में किसी व्यक्ति ने कुछ कहा हुआ है तो उसके नाम के साथ उस पंक्ति को आप लोग वहां लिख सकते हैं। तो इससे आपका प्रभावशाली होगा निबंध। और प्रैक्टिस आपको करनी है, ये भी आप लोग याद रखिएगा। मैं कहता हूँ सप्ताह में 2-3 निबंध लिखते रहा करिएगा। और देखिए ये अरविंद प्रताप सिंह हैं जिनकी कॉपी हम लोग देखने वाले हैं। तो आपको बता चुका हूं कि 250 नंबर का रहता है, मेरिट बेस पेपर है ये निबंध, ये भी आप लोगों को याद रखना चाहिए। 3 घंटे का समय होता है। यहाँ आप देखिए परीक्षा का माध्यम हिंदी है तो इन्होंने हिंदी लिखा हुआ है। और यहाँ आपको निर्देश देखने को मिलते हैं, निर्देश जरूर पढ़ लिया करिएगा। विशेष अनुदेश, प्रश्नों के उत्तर देने से पहले निम्नलिखित प्रत्येक अनुदेश को कृपया ध्यानपूर्वक पढ़ें। प्रवेश पत्र में प्राधिकृत माध्यम में निबंध लिखना आवश्यक है। इस माध्यम का स्पष्ट उल्लेख प्रश्न सह उत्तर पुस्तिका के मुख्य पृष्ठ पर निर्दिष्ट स्थान पर करना आवश्यक है। प्राधिकृत माध्यम के अलावा अन्य माध्यम में लिखे गए उत्तरों को अंक नहीं दिए जाएंगे। प्रश्नों के उत्तर निर्दिष्ट किए गए शब्द संख्या के अनुसार होना चाहिए और प्रश्न सह उत्तर पुस्तिका में खाली गए छोड़े गए कोई पृष्ठ अथवा पृष्ठ के भाग को पूर्णतः काट दें, कोई पेज अगर खाली है। और अगर हिंदी मीडियम से हैं आप तो हिंदी में ही निबंध लिखेंगे, कहीं संस्कृत में इंग्लिश में तो नहीं लिखने लग जाएंगे। तो ये सब कॉमन बातें रहती हैं, समझना चाहिए आप लोगों को। अब आप सोचिए कि 250 नंबर में से इन्होंने 140 नंबर हासिल किए, यानी कि अच्छा स्कोर कह सकते हैं आप लोग, सराहनीय प्रयास है। तो यही जो मॉक टेस्ट कहते हैं आप लोगों से दिया करिएगा, इन्होंने मॉक टेस्ट दिया हुआ था ये, और इनकी कॉपी वही कॉपी है। तो खंड ए और खंड बी में से प्रत्येक में से एक एक चुनकर 2 निबंध लिखिए जो प्रत्येक लगभग 1000 से 1200 शब्द में हो। जिसमें अगर हम लोग खंड ए को देखें, सेक्शन ए को देखें, तो इसमें 4 टॉपिक दिए गए हैं और इन 4 को आपको बड़े ध्यानपूर्वक पढ़ना है। फिर आप लोगों को चुनना है जिस पर आप 1000 से 1200 शब्द लिख सकते हैं। तो ध्यानपूर्वक पढ़ा करिएगा, चुना करिए ध्यानपूर्वक। प्रत्येक असफलता में एक अवसर छिपा होता है।
दूसरा टॉपिक कह रहा है कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता एक मूल अधिकार है जिसका सबसे ज्यादा दमन तथा दुरुपयोग हुआ है। समृद्ध राष्ट्र हेतु स्वस्थ राष्ट्र का एक पूर्व शर्त है, तीसरा टॉपिक है। चौथा टॉपिक कह रहा है कि देशभक्ति मेरा आखिरी आध्यात्मिक सहारा नहीं बन सकती है, मेरा आश्रय मानवता है। मैं हीरे के दाम में गिलास नहीं खरीदूंगा और जब तक मैं जिंदा हूं मानवता के ऊपर देशभक्ति की जीत नहीं होने दूंगा। कट्टर राष्ट्रवाद पर व्यक्त रविन्द्रनाथ टैगोर के उपरोक्त विचारों की समकालीन प्रासंगिकता पर समालोचनात्मक टिप्पणी कीजिए आप लोगों को। अब आप देखिए इन्होंने कौन सा टॉपिक चुना हुआ है। तो देशभक्ति मेरा आखिरी आध्यात्मिक सहारा नहीं बन सकती, मेरा आश्रय मानवता है। ये आप देखिए चौथा टॉपिक इन्होंने चुना हुआ है। देशभक्ति मेरा आखिरी अध्यात्म सहारा नहीं बन सकती, मेरा आश्रय मानवता है। मैं हीरे के दाम में गिलास नहीं खरीदूंगा और जब तक मैं जिंदा हूं मानवता के ऊपर देशभक्ति की जीत नहीं होने दूंगा। कट्टर राष्ट्रवाद पर व्यक्त रविन्द्रनाथ टैगोर के उपरोक्त विचारों की समकालीन प्रासंगिकता पर समालोचनात्मक टिप्पणी कीजिए। देखिए इन्होंने शुरुआत किस तरह से की हुई है, यही आप लोगों को देखना है और इसी तरह से आपको शुरुआत करनी है। मैं कहता हूं कि शुरू कीजिए भैया, कहीं से भी शुरू कीजिए। मैं तो यहाँ तक बोल देता हूँ कि जो टॉपर्स के निबंध है ना, इन्हीं को उतारना शुरू कर दीजिए। कम से कम आप लोगों को एक जगह लिखना तो आ जाएगा। आगे आप टॉपर बनते रहना, आगे आप सब कुछ करते रहना और शर्म मत खाइए। कोई माँ के पेट से आंसर राइटिंग या निबंध लिख के नहीं सीख कर नहीं आ जाता है, वो प्रैक्टिस करता रहता है और लगातार करता रहता है, इसलिए अच्छा स्कोर भी मिलता है उसे। तो सब मानवता के 5,000 वर्षों के इतिहास में राष्ट्रवाद महज 4 शताब्दी पुरानी विचारधारा है। परिवार, कबीला, धर्म, राज्य, राष्ट्र, राज्य और आप देखेंगे विश्वग्राम तक मानव एक ऐसे सामुदायिक विचार की खोज में भटकता रहा है जो उसे शांति, सुरक्षा और आश्रय दे सके। इस यात्रा में राष्ट्रवाद सर्वाधिक शक्तिशाली विचार सिद्ध हुआ है। एक ऐसा विचार जिसके लिए मारा जा सके, मारा जा सके, क्योंकि जहां राष्ट्रवाद अपने राष्ट्र की उन्नति पर जोर देता है वहीं कट्टर राष्ट्रवाद अपने राष्ट्र की उन्नति के साथ साथ दूसरे राष्ट्रों की अवनति की भी इच्छा रखता है। यही इच्छा संघर्ष की ओर ले जाती है। मानवता का इतिहास हमें इतना तो सिखाता ही है कि बुराई और अच्छाई में से अच्छाई का चयन तो आसान है, पर अच्छे और अधिक अच्छे के बीच का संघर्ष ही ज्यादा कठिन और निर्णायक सिद्ध हुआ है। मुक्तिबोध के शब्दों में कहें, देखिए इन्होंने क्या कहा है, बुरे अच्छे बीच के संघर्ष से ही भी उग्रतर अच्छे व उससे अधिक बीच का संघर्ष गहन किंचित सफलता, अति भव्य असफलता, अतिरेकवादी पूर्णता की ये व्यथाएं बहुत प्यारी हैं। कट्टर राष्ट्रवाद पर आप देखिए रविन्द्रनाथ टैगोर के विचारों की प्रासंगिकता को हमें इसी पृष्ठभूमि में समझना होगा। हमें समझना होगा कि कैसे सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक और वैचारिक सभी क्षेत्रों में राष्ट्रवाद ने एक सृजनात्मक भूमिका अदा की है और कैसे कट्टर राष्ट्रवाद हमें संघर्ष की ओर ले गया है। कैसे जैसे मानव विश्वग्राम के मुहाने पर आप देखेंगे पहुंची ही थी और जब कट्टर राष्ट्रवाद उससे पीछे खींचता हुआ प्रतीत हो रहा है, और कि कैसे उदारीकरण, वैश्वीकरण के 2 दशकों के बाद आज हम ब्रेक्जिट, ट्रंप, मरीन लापेन, चीन के विस्तारवादी रवैये और सीरिया संकट, कीमिया की समस्या, संरक्षणवाद और पर्यावरणीय जिम्मेदारी से भागने के परिदृश्य का सामना कर रहे हैं। रविन्द्रनाथ टैगोर इतने प्रासंगिक शायद कभी नहीं रहे। देखिए गुड़ इनकी जिन्होंने कॉपी चेक की हुई है उन्होंने कहा अच्छा प्रयास है आपका, अच्छा लिखा आपने, तो इसी तरह से आपको अच्छा लिखना है। सामाजिक रूप से राष्ट्रवाद ने राष्ट्र के भीतर बसे रहे लोगों के मध्य संघर्षों को गौण बनाया, लोगों को उन्नति का मार्ग दिखाया और भाईचारे की नई संस्कृति विकसित की है। पर धीरे धीरे कट्टर राष्ट्रवाद के विकास ने संपूर्ण मानवता को जोड़ने वाले धर्म जैसी संस्थाओं को भी नकार दिया। ईसाइयों ने, आप देखते हैं कि ईसाइयों ने ईसाइयों पर आक्रमण किए, मुस्लिमों ने मुस्लिमों पर आधिपत्य जमाया, बौद्धों ने बौद्धों का संहार किया। प्रथम और द्वितीय विश्व युद्ध में यह प्रक्रिया हमें अपने चरम रूप में दिखाई देती है, अर्थात लगभग 4 दशकों तक राष्ट्रों को यह विश्वास सा हो गया कि शांति और समृद्धि की राह युद्ध से ही होकर जाती है। और आप देखिए एक ही पंथ अब जग में जीने का अभ्यास करो, छागियो रक्त पीने का। और पर जब भ्रम टूटा तो मानवता की मुट्ठी में केवल राख बंदी थी। और आर्थिक रूप से आप देखिए वाणिज्यवाद और व्यापारिक पूंजीवाद ने राष्ट्र के विकास में अहम भूमिका निभाई
और पर यही वह क्षेत्र था जहां राष्ट्रवाद का दोहरा चरित्र प्रारंभ से ही स्पष्ट था। रविन्द्रनाथ टैगोर के साथ साथ महात्मा गांधी ने भी बार बार लक्षित किया कि राष्ट्रवाद अपने और पराये के भेद को जन्म देता है। वह अपने देश के लोगों के लिए जितना दयालु और सौहार्दपूर्ण है, वहीं उपनिवेशों के लिए उतना ही अत्याचारी और शोषक है। भारत के आर्थिक पतन में ब्रिटिश नीतियों की भूमिका से कोई परिचित नहीं है, पर आज जब हम वैश्वीकरण, निजीकरण, उदारीकरण के माध्यम से राष्ट्र की सीमाओं से ऊपर उठे ही थे कि पश्चिमी देशों में संरक्षणवाद की नई प्रवृत्ति दिख रही है और पश्चिमी देशों के इस व्यवहार से विकासशील देश ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। सांस्कृतिक और राजनीतिक रूप से भी क्रमशः राष्ट्रवाद और कट्टर राष्ट्रवाद का यह सृजनात्मक और विभाजनकारी प्रभाव स्पष्ट आप देखेंगे। और राष्ट्रवाद जहां संस्कृतियों के आदान प्रदान को भी मान्यता देता है, वहीं कट्टर राष्ट्रवाद में स्वयं को सही और दूसरों को भ्रमित कर मानने की एक कूप मंडूक प्रवृत्ति होती है। कट्टर राष्ट्रवाद इस दूसरों से कुछ भी ग्रहण करने के प्रति शंकाशील रहता है और वस्तुतः उसमें तार्किकता का अभाव पाया जाता है। और आज उत्तर कोरिया के बिगड़ैल बच्चे जैसे व्यवहार के पीछे कट्टर राष्ट्रवाद ही प्रमुख कारण है। राजनीतिक रूप से भी इन दोनों प्रभाव को स्पष्ट देखा जा सकता है। जहां आप देखते हैं महात्मा गांधी और नेल्सन मंडेला ने राष्ट्रवाद का प्रयोग औपनिवेशिक और शोषक शक्तियों के विरुद्ध जनता को एकजुट करने में किया, वहीं कट्टर राष्ट्रवाद सीमाओं के दोनों तरफ महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति का साधन बनता है और घृणा और आप देखिए हिंसा का प्रचारक है। आश्चर्य तो तब होता है जब लोकतांत्रिक सरकारों का तख्ता पलट करते हुए भी सेनाएं राष्ट्रवाद का ही हवाला देती हैं। संभवतः इसीलिए कहा जाता है कि देशभक्ति बदमाशों और राजनीतिज्ञों की अंतिम शरणगाह है। धार्मिक रूप से देखें तो पश्चिम में आप देखिए राष्ट्रवाद का विकास ही धार्मिक जकड़बंदियों से मुक्ति की आकांक्षा के चलते ही हुआ था। राष्ट्रवाद ने इस दिशा में पर्याप्त सफलता पाई, पर सभ्यताओं के संघर्ष के इस युग में कट्टर राष्ट्रवाद ने पुनः राष्ट्र और आप देखिए धर्म का घालमेल आप देखते हैं करना प्रारंभ कर दिया। और इन परिस्थितियों में हमें वर्तमान परिदृश्य पर पुनः विचार करना चाहिए। आज किसी भी देश की समस्या अकेले उसकी अपनी नहीं है। एक देश की आर्थिक नीतियों का प्रभाव पूरी दुनिया पर पड़ता है, चाहे वह आप देखिए 2008 के अमेरिकी अर्थव्यवस्था में हो या फिर चीन की मौद्रिक नीति। आज जो युद्ध सीरिया में होगा वह आप देखते हैं कि वह केवल मध्य पूर्व को ही नहीं वरन शरणार्थी समस्या के रूप में कनाडा, जर्मनी को भी प्रभावित करेगा। चाहे ओजोन परत का क्षय हो, आर्कटिक का पिघलना या फिर वैश्विक तापमान समस्याएं किसी एक देश की समस्या नहीं है। लैंगिक विभेद से लेकर वैश्विक महामारियों वैश्विक तापन समस्याएं किसी एक देश की नहीं है। लैंगिक विभेद से लेकर आप देखिए वैश्विक महामारियों तक राष्ट्रों के बीच सहयोग अपरिहार्य हो गया है। हम एक ऐसे युग में जी रहे हैं जहां इंटरनेट भी वैश्विक है और आतंकवाद भी। यहाँ आप देखिए इन्हें कुछ सुझाव दिए गए, देख सकते हैं। भारतीय परिस्थितियों की भी चर्चा कर सकते हैं। उदाहरण के गौवध पर चल रहा है विवाद जो आप देख रहे हैं। इसलिए प्रारंभ में मैंने कहा था कि कट्टर राष्ट्रवाद पर रविन्द्रनाथ टैगोर के विचार संभवतः इतने प्रासंगिक कभी नहीं रहे। टैगोर औपनिवेशिक परंपरा के संत थे और तुलसीदास की तरह उनका भी मानना था कि परिहित सरिस धर्म नहीं भाई, परपीड़ा सम नहीं अधभाई। आधुनिकता बोध और परंपरा बोध उनके आप देखते हैं कि व्यक्तित्व में घुल सा गया था। उन्होंने यह विचार राष्ट्रवाद के उफान के दिनों में व्यक्त किए थे, पर आज यह स्वीकार करते हुए भी कि देशभक्ति और राष्ट्रवाद ने महत्वपूर्ण ऐतिहासिक भूमिका निभाई, हमें उससे आगे बढ़ने की आवश्यकता है। स्वयं टैगोर ने ऐसे भारत की कल्पना की थी जहां शब्द सत्य पर आधारित हो, व्यक्ति क्षुब्धताओं से मुक्त हो और मात्रक ऊंचा हो और आप देखिए हृदय मुक्त हो। कट्टरता पर मानवता का वरन वास्तव में टैगोर का ही विचार नहीं वरन संपूर्ण भारतीय चिंतन परंपरा का सार है और यही वरन है अंत आया निजा परोवेटी गणना लघु चेतसाम उदार चरिताना तू वसुधैव कुटुंबकम। लेखन शैली को और प्रभावशाली बनाया जा सकता है, ये सुझाव दिया जा रहा है। अच्छा प्रयास है। इस तरह से आप देखेंगे 125 नंबर का था ना ये, इन्हें 125 में से 70 नंबर दिए गए। कितने? 70 नंबर दिए गए। अब चलते हैं दूसरे विषय की तरफ।
अब आप देखिए खंड बी है, सेक्शन बी है, इसमें भी आपको 4 टॉपिक देखने को मिल रहे हैं और इसमें से आपको एक चुनना है। पहले आप लोगों को बड़े ध्यानपूर्वक पढ़ना है। पर्यावरणीय सरोकार, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का नवीन प्रेरक बल। दूसरा टॉपिक है एक दिशाहीन छात्र आंदोलन समाज के लिए खतरा है। तीसरा कह रहा है कि न्यायिक जवाबदेही न्याय सुनिश्चित करने हेतु एक अत्यावश्यक साधन। चौथा टॉपिक इसमें कह रहा है कि 2022 तक किसानों की आय दोगुना करना एक सपना या फिर हकीकत। और एक बात आप लोगों को और बता देता हूँ इसमें कि जब आप लोग निबंध के बारे में सोचते हैं ना, टॉपिक्स चुनते हैं ना, तो एक फ्रेमवर्क बना लिया करिएगा और उसके बाद आप लिखना शुरू कर लीजिएगा। अपने दिमाग में पूरा स्टडी मटेरियल आ जाना चाहिए। इसीलिए कहता हूँ दिमाग को थोड़ा एक्टिव रखिए। देखिए 2022 तक किसानों की आय दोगुना करना एक सपना या हकीकत, काफ़ी चर्चा हुई ना। नई सरकार आई, उसने आप देखें कहा 2022 तक हम किसानों की आय दोगुनी कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, तो इसीलिए चर्चा में बना हुआ था और इसी पर निबंध लिखने के लिए कह दिया गया। तो अब 2023 आ चुका है, हम लोग देख रहे हैं 2024 आ चुका है, 23 खत्म हो चुका है। फिर भी देख लेते हैं हम लोग कि इन्होंने किस तरह से प्रयास किया। पिछले 20 वर्षों में आत्महत्या करने वाले किसानों का आंकड़ा 10 से 15 हज़ार प्रतिवर्ष के बीच झूलता रहा है। और आप देखिए किसी संस्था के द्वारा कोई रिपोर्ट दी गई तो उस रिपोर्ट का भी आप उल्लेख कर सकते हैं। नीति निर्माताओं के सामने एक विराट प्रश्न चिन्ह की तरह, जब हम किसानों को उनकी मेहनत से उगाई फसलों को सड़कों पर बिखेरते देखते हैं, या फिर मध्य प्रदेश में किसानों को पुलिस की गोली से मरते, या जंतर मंतर पर नरमुंडों के साथ प्रदर्शन करते अधनंगे तमिलनाडु के किसानों को, तो फिर किसानों की पीड़ा को व्यक्त करने के लिए आंकड़ों की आवश्यकता नहीं रह जाती। एक तरफ तो भारत की 60% जनसंख्या किसी न किसी रूप से आजीविका के लिए कृषि पर आश्रित है, वहीं अर्थव्यवस्था और सकल घरेलू उत्पाद में कृषि क्षेत्र की हिस्सेदारी लगातार घटती जा रही है। कोरोना महामारी आपने देखा होगा कि सब कुछ ठप पड़ चुका था। अगर देश की लाज बचा के किसी ने रखी हुई थी तो वो हमारे किसान थे। कृषि अब लाभदायक कार्य नहीं रहा है, यह तो किसानों के साथ साथ आप देखिए नीति निर्माता भी मानने लगे हैं। ऐसे में 2022 तक किसानों की आय को दोगुना करने का लक्ष्य एक महत्वाकांक्षी स्वप्न प्रतीत होता है, परंतु यह एक ऐसा स्वप्न है जिसे हकीकत में बदलना आवश्यक भी है और अपरिहार्य भी। स्वप्न और आप देखिए यथार्थ कि इस संबंध को जानने के लिए जरूरी है कि किसानों और किसी की समक्ष आज क्या कठिनाइयां हैं, उन्हें दूर करने के लिए प्रयास क्या हो रहे हैं और सपने को हकीकत में बदलने के लिए किन अतिरिक्त प्रयासों की आवश्यकता है। सर्वप्रथम यह है कि परंपरागत रूप से भारतीय किसान दुनिया के सबसे मेहनत कर किसानों में से एक रहा है। ऐसे में समस्या की जड़ सामाजिक परिस्थितियों और संस्थागत कमियों में निहित है। आर्थिक उदारीकरण के बाद ही नीतियों के केंद्र में औद्योगिक और आप देखेंगे कि सेवा क्षेत्र ही रहे हैं। 12वीं पंचवर्षीय योजना से ही कृषि क्षेत्र पुनः चर्चा में आया और यद्यपि पी साईनाथ जैसे पत्रकार 90 के दशक में से ही इस समस्या पर ध्यान आकर्षित कर रहे हैं। एवरीबॉडी लव्स ए गुड डॉट इस दिशा में आंख खोलने वाली पुस्तक है। देखिए कृषि के क्षेत्र में समस्याएं व्यापक हैं। जनसंख्या का अत्यधिक दबाव, मूल्य निर्धारण प्रक्रिया में कृषकों की भूमिका नहीं, कृषि इनपुट का बढ़ता मूल्य, ऋण जाल, खाद्यान्न केंद्रित कृषि भंडार, परिवहन सुविधाओं का अभाव और मानसून पर निर्भरता तो इन समस्याओं की एक झांकी भर है। व्यक्तिगत रूप से भी समाज में किसानों की हैसियत घटी है। ऐसे परिवार लगातार पिछड़ते जा रहे हैं जहां किसी से इतर रोजगार करने वाला भी एक भी व्यक्ति ना रहा। और आप सोचिए कि कभी किसान कभी नहीं चाहेगा कि उसके बच्चे खेती ही करें। सोच समझ सकते हैं कि खेती में किस तरह की किसानी में नुकसान है। हमारी आपकी दृष्टि से भली ही ये आंकड़ा पर्याप्त ना हो, पर प्रेमचंद की होरी से लेकर आज के किसान तक यह मर्यादा, यह प्रतिष्ठा ही सबसे महत्वपूर्ण है। यही कारण है कि अपेक्षाकृत समृद्ध प्रदेशों यथा महाराष्ट्र और तमिलनाडु में आत्महत्या की दर अधिक है, क्योंकि उद्योगपति के विपरीत ऋण न चुका पाने पर होने वाली प्रताड़ना उसके लिए अवसाद कारक सिद्ध होती है। और जैसे तैसे आप देखिए किसानों को मिलता है ऋण, आप सभी जानते हैं कि तभी तो वो बिचौलियों के बीच में फंस जाते हैं। अगर बैंक से आसानी से उन्हें ऋण उपलब्ध होने लगे तो उन्हें आप देखते हैं कि सेठों के जाल में क्यों फंसना पड़ेगा। किसानों की हालत का अंदाजा इस तथ्य से भी लगाया जा सकता है कि लगातार 2 वर्षों तक कम बारिश होने पर भी बुंदेलखंड, विदर्भ या फिर कालाहांडी, बोलांगीर, कोरापुट क्षेत्र में नागार्जुन की कविता का यह दृश्य सजीव हो उठता है कि कई दिनों तक चूहा रोया, चक्की रही उदास, कई दिनों तक कानी कुतिया सोई उसके पास, कई दिनों तक लगी
भीत पर छिपकलियां की गश्त, कई दिनों तक चूहों की हालत रही शिकस्त। इस तरह की कविताओं का उल्लेख कर सकते हैं। समझ रहे हैं आप लोग। वस्तुतः यह सत्य है कि उदारीकरण के बाद से उत्पन्न समृद्धि का ज्यादातर लाभ पहले से ही उच्च स्तर पर काबिज तबके को मिला है। किसानों की हालत में तुलनात्मक सुधार तो हुआ, पर विषमता का स्तर बढ़ने से वह सुधार नगण्य हो गया। इस तथ्य को समझ कर ही नीति निर्माताओं ने कृषि क्षेत्र में 4% वार्षिक वृद्धि का लक्ष्य रखा। और आप देखेंगे पिछले वर्षों में सरकार की ओर से पीएमएपीएमसी की भूमिका को सीमित करने पर राष्ट्रीय कृषि बाजार के विकास का प्रयास किया गया। साथ ही प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, सब्सिडियों का युक्तिकरण, आप देखते हैं कि नगद हस्तांतरण, मृदा स्वास्थ्य कार्ड और भंडारण शोध, ग्रामीण विद्युतीकरण के प्रयास किए जा रहे हैं। अब आपने समस्याएं बता दी किसानों की, तो सरकार की तरफ से जो प्रयास किए जा रहे हैं उन्हें भी तो बताना होगा। पर 2022 तक कृषकों की आय को दोगुना करने के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हमें दोहरी रणनीति अपनानी होगी। ऐसी रणनीति जिसमें गांव और शहरों को कृषि और उद्योग को विरोधी नहीं अपितु एक दूसरे का पूरक बनाना होगा। एक ऐसी रणनीति जो गांधी, नेहरू, अंबेडकर के विचारों के समन्वय पर आधारित हो। इस रणनीति में पहला चरण होगा उपरोक्त योजनाओं को जमीनी स्तर पर आप देखते हैं प्रभावशाली ढंग से लागू करना। इसके लिए प्रत्यक्ष अंतरण की तरह अन्य योजनाओं के लिए भी एक निगरानी तंत्र विकसित करना होगा। और उदाहरण के लिए हाल ही में एक खबर के अनुसार प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के 40% क्लेम ही दिए गए और बीमा कंपनियों 6,000 करोड़ के लाभ का स्तर पर हैं। ऐसी स्थितियों को शून्य करना होगा। किसानों की प्रकृति पर निर्भरता को कम करना और इसी चरण में आप देखिए शामिल होगा। दूसरे चरण में कृषि को उद्योग से जोड़ना शामिल है। कृषि प्रसंस्करण उद्योग इस चरण के केंद्र में है। इसे भंडारण, फसल के नुकसान में कमी तो आएगी, साथ ही मूल्य निर्धारण में किसानों की भागीदारी बढ़ेगी। और तीसरे चरण में कृषि पर जनसंख्या के अतिरिक्त दबाव को कम कर रोजगार के भिन्न अवसर सृजित करने होंगे। ये अवसर बाहर आप देखते हैं कि स्थित उद्योगों के साथ साथ गांव में ही होने देने होंगे, जिससे सामाजिक स्थानांतरण कम से कम हो। कौशल विकास इस चरण में केंद्रीय भूमिका निभाएगा। चौथे व अंतिम चरण में किसानों पर व्यय के भार को कम करना होगा। इसके लिए सरकार व निजी क्षेत्रक दोनों को ग्रामीण भारत के सामाजिक क्षेत्रक में निवेश करना होगा। शिक्षा और स्वास्थ्य और रोजगार के अवसर मिलकर एक प्रकार से आय को दोगुना करने में सक्षम हैं। आज भोजन के अलावा किसान परिवार की 3/4 आय शिक्षा, स्वास्थ्य पर खर्च हो रही है। और देखिए किसान क्या करें कि पशुपालन भी कर सकते हैं साथ में, उससे भी तो उन्हें फायदा होगा, तो ये भी कर सकते हैं। ये आप देखिए अर्थव्यवस्था की सीमा तक ही निबंध को सीमित ना करें, इसे अन्य उपाय आयामों के साथ भी जोड़िए, ये सुझाव दिया जा रहा है। इस रणनीति से हम 2022 तक किसानों की आय को दोगुना करने का लक्ष्य प्राप्त कर सकते हैं। संभव है कि यह लक्ष्य 2022 की बजाय 2024-25 तक प्राप्त हो, पर यह एक ऐसा लक्ष्य है जिसकी ओर देश ने यात्रा आरंभ कर दी है। और जैसा कि मैंने पूर्व में ही कहा था कि एक ऐसा स्वप्न है जिसे हकीकत में तब्दील करना न सिर्फ आवश्यक है बल्कि अपरिहार्य भी है। और समावेशी विकास की इससे स्पष्ट कसौटी नहीं हो सकती। इस रूप में 2022 तक किसानों की आय को दोगुना करने के लक्ष्य को हमें इस ऐसे स्वप्न में बदलना होगा जो हमें सोने ना दे। राजनीतिक इच्छा शक्ति, क्रियान्वयन के दृढ़ संकल्प से इस यथार्थ में बदला जा सकता है और बदलना ही होगा। निष्कर्ष लिखते समय किसी कविता या लोकोक्ति का प्रयोग कर आप लेखन को और प्रभावशाली बना सकते हैं। कहा ना आपसे कि कविता का उल्लेख कर सकते हैं उसी से जुड़ा हुआ। आपके पास कोई सुझाव है तो आप अपनी तरफ से लिख सकते हैं। निबंध में कोई फिक्स तो है नहीं है, आपको अपने विचार लिखना है। समझ रहे हैं आप लोग। तो निबंध का मतलब होता है निर्बंध, यानी कि कोई बंधन नहीं है। भाई लिखिए, बस 1000 से 1200 शब्दों के बीच होना चाहिए और सटीक होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए। ऊपर वाले से दुआ करता हूँ, मेरी तरफ से शुभकामनाएं। आप लोग भी मेहनत करिए और आपको भी आपकी मंजिल मिले और आपकी भी कॉपियाँ इसी तरह देखी जाए, बच्चे मोटिवेट हों और सीख सकें आपसे। आप लोग अपनी राय नीचे दे सकते हैं। कोई सवाल हो मेरे लिए, सुझाव हो तो आप बता सकते हैं। धन्यवाद।